विद्यार्थीगण आज का जो वीडियो है ये इतिहास से जुड़ा हुआ है और आपको पता है कि आज अगजा है अर्थात वर्ष का आखिरी दिन। व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो ये विक्रम संवत और शक संवत का आखिरी दिन है और आखिरी दिन हम लोग मौर्य प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। पुनः नए वर्ष की स्वागत हम लोग करेंगे और नए वर्ष में फिर नए तरीके से नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो चलिए पहले विद्यार्थीगण आगे अध्ययन करने के पहले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मौर्य प्रशासन की जानकारी का 3 स्रोत। पहला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका जो पुस्तक अब तो उपलब्ध है नहीं, लेकिन इंडिका के उद्धरण जो अन्य पुस्तकों में दी गई उसके आधार पर मेगास्थनीज का इंडिका, और तीसरा है अशोक का अभिलेख। आपको ज्ञात होगा कि अशोक भारत का पहला शासक था। अशोक भारत का पहला शासक था जिसने शिला मतलब पत्थर शिलालेख को अंकित करवाया और अशोक के शिलालेख को सबसे पहली बार टी पेंथेलर ने 1750 में खोजा और सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप इसके ब्राह्मी अभिलेख के लिपि वाले अभिलेख को पढ़ा। अशोक का अभिलेख भारत में तो जितना भी मूलतः ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन इसके अलावा अफगानिस्तान में अरमाइक और ग्रीक में है, पाकिस्तान के शाहबाजगढ़ी मनसेहरा में खरोष्ठी लिपि में है। अर्थात अशोक का क्वेश्चन पूछा जाता है अशोक का अभिलेख तो 4 अभिलेख लिपि में है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक और ग्रीक। तो अशोक के अभिलेख के बारे में चर्चा आप किसी अन्य वीडियो में करेंगे। आज देखना है मौर्य प्रशासन में जो 2 मुख्य स्रोत हैं, एक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दूसरा है मेगास्थनीज का इंडिका। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत के रूप में, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, लेकिन उसने किताब जो लिखा इंडिका, शायद वो भारत की व्यवस्था, भारत की सामाजिक व्यवस्था को समझ नहीं सका। उसने लिखा कि भारत में दास प्रथा नहीं है। पहली बात तो वो लिखा कि भारत में दास गुलामी प्रथा नहीं है, जबकि हम देखते हैं कौटिल्य ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि 9 प्रकार के दास का, ये 9 प्रकार के दास का स्पष्ट उल्लेख किया है। हाँ, लिखा है कि आर्य को किसी कीमत पर दास नहीं बनाया जा सकता है। तो कौटिल्य ने दास के 9 अलग अलग वर्गीकरण, 9 का अलग अलग नाम लिखा है किस किस प्रकार का, तो स्पष्ट है कि दास प्रणाली थी। हाँ, यूरोप में जिस प्रकार से दास के साथ अमानवीय व्यवहार होता था, ग्रीक में दास के साथ अमानवीय व्यवहार की जाती थी और वहाँ जो है सो दास को हिंसक जीव जंतुओं से लड़ाया जाता था और वो मनोरंजन का एक केंद्र था। तो भारत में दास के साथ किसी प्रकार का अमानवीय व्यवहार नहीं था, इसलिए उसने दास प्रणाली को यूरोप की तुलना किया होगा कि हाँ, किसी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं की जाती थी, दास को भी इंसान का रूप ही माना जाता था, उसके साथ भी एक आम नागरिक की तरह व्यवहार की जाती थी। हाँ, उसने लिखा कि इस भारत में 7 जाति के लोग रहते हैं। ये तो वैदिक सभ्यता की बात करें तो केवल 4 वर्ग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और कौटिल्य ने दिया है कि वर्णाश्रम व्यवस्था का यहाँ पर पूरी तरह पालन किया जाता है। लेकिन उसने जो जाति के आधार पर, कर्म के आधार पर, तो अभी देखिए सैकड़ों जातियां हैं, लेकिन जाति को समझ नहीं सका। पहला लिखता है दार्शनिक ब्राह्मण जो समाज को शिक्षित करने, समाज को दिशा निर्देश देने का काम करते थे। दूसरा है किसान, न तो कोई दार्शनिक फिलोसफर विद्वान कोई जाति है, न किसान कोई जाति है। तीसरा लिखता है आखेटक या अहीर, उसमें कहीं ग्वाला शब्द का भी प्रयोग किया है, जो दूध का व्यवसाय करते थे। चलिए, एक अहीर शब्द शायद अभी यादव के रूप में राजस्थान वगैरह में प्रयोग में लाया जाता है, तो एक जाति मान सकते हैं। फिर एक कारीगर या शिल्पी जो कारीगरी का काम करते हैं, चाहे लकड़ी का कारीगरी हो या किसी अन्य चित्र का कपड़ा का कारीगरी। सैनिक जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की सुरक्षा करने का काम करते हैं, ये भी कोई जाति है नहीं। निरीक्षक या गुप्तचर जो जांच पड़ताल का काम करते हैं, इंस्पेक्टर का काम करते हैं, ये भी जाति नहीं है। सभासद जिससे राजा निरंतर वार्तालाप करते थे, राज्य की व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम करते थे, तो आज इसे हम मंत्री परिषद कर सकते हैं। उसने 7 जाति का उल्लेख किया, जो भारत की जाति व्यवस्था को शायद वो नहीं समझ सका। हाँ, मेगास्थनीज ने
के पुस्तक से ये ज्ञात होता है कि नगर के प्रशासन के लिए, सैनिक प्रशासन के लिए, नगर और सैनिक प्रशासन के लिए दोनों के लिए अलग अलग 30-30 सदस्यों की कमेटी होती थी। नगर प्रशासन के लिए 30 सदस्य की कमेटी होती थी, जो 6 भागों में, हर में 5-5 मेंबर होते थे, वो बंटे होते थे पांचों, और 6 के पास अलग अलग उत्तरदायित्व होता था। उसी प्रकार सैनिक क्षेत्र में भी 30 सदस्यीय कमेटी थी, जो 6 भागों में बटा हुआ था, सबके पास अलग अलग उत्तरदायित्व था। तो नगर प्रशासन की जानकारी किससे मिलती है? तो मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है। भारत में 7 जाति के लोग रहते थे, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा। अर्थशास्त्र नाम है, लेकिन वास्तव में ये पुस्तक पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र की पुस्तक है, राज व्यवस्था प्रशासन की पुस्तक है। इसने सप्तांग सिद्धांत अर्थात राज का 7 अंग होना चाहिए। किसी भी राज्य की समृद्धि के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए 7 अंग का होना आवश्यक है। वो कौटिल्य का सिद्धांत है। पहला तो राजा, बिना राजा का तो राज की, जैसे आज भी जब आधुनिक काल में बोलते हैं राज्य, तो राज्य में क्या क्या शामिल होता है? भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। सरकार अर्थात तब राजा था, तो आज भी उसका एक अंग के रूप में है राज्य। दूसरा है अमात। अमात मतलब मंत्री। 18 प्रकार के अमात्य का उल्लेख किया है। अमात्य हुआ जो विभाग है, विभाग का अध्यक्ष, विभाग का हेड ऑफ डिपार्टमेंट, अमात्य। तो अलग अलग विभाग का अलग अलग विभागीय मंत्री। जनपद, जनपद मतलब होता है राज्य। जिला, अभी से उत्तर प्रदेश जनपद जिला बोलते हैं, अर्थात प्रशासनिक इकाई। एक राज्य के अंतर्गत मौर्य काल में 4 जो है सो राज्य के रूप में थे, और राज्य छोटे छोटे जिला में बटा हुआ था। तो ये प्रशासनिक इकाई। दुर्ग मतलब किला। दुर्ग से तात्पर्य होता है किला, जहाँ सैनिक लोग रहते थे, उनकी आवश्यकता की तमाम वहाँ पर तमाम जो है सो सामग्री वहाँ उपलब्ध होती थी। राज्य की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होते थे, जहाँ से राज्य का प्रशासन को कंट्रोल में लाया जाता था। कोष मतलब राजकोष, खजाना, इनकम का स्रोत, चाहे भू राजस्व हो या व्यापार से प्राप्त स्रोत हो या जो खनिज संपदा है उससे प्राप्त स्रोत हो। तो राजकोष अधीन भंडार नहीं है, खजाना भरा हुआ नहीं है, तो राज्य का विकास संभव नहीं होगा। दंड अर्थात सेना। सेना का 2 भाग था, एक आंतरिक सुरक्षा और एक बाह्य सुरक्षा। और चलता अगला है मित्र। आखिरकार राजा को, जैसे अभी भारत का क्या विदेश नीति बनाते हैं कि भाई हमारा विदेशों से बेहतर संबंध हो, आवश्यकता पड़ने पर विदेशी राष्ट्र हमारी सहायता के लिए। यहाँ मित्र से तात्पर्य कि राजा के सहयोगी जो पड़ोसी राजा हैं, या पड़ोसी के पड़ोसी, क्योंकि चाणक्य लिखता है कि पड़ोसी एक दूसरे का दुश्मन होता है, तो पड़ोसी का पड़ोसी हमारा दोस्त होता है। तो उसे मित्र बनाना है, ताकि जो दुश्मन पड़ोसी है, इधर से हम उधर से हमारा मित्र, दोनों मिलकर उस पर दबाव डाल के रखेगा, ताकि उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। तो कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया। 7 सिद्धांत। 7 क्या क्या है? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 18 विभागाध्यक्ष, 18 अमात्य, सभी मंत्री को, समूह को उसने तीर्थ कहा है। ध्यान देना है, कुछ शब्द का प्रयोग हुआ है मौर्य काल में। मंत्रियों के समूह को तीर्थ कहा गया। चोरी डकैती को साहस कहा गया। कड़वा वचन बोलने वाले को वाक पौरुष कहा गया। गुप्तचर को गुह पुरुष कहा गया। वेश्या को रूपा जीवा कहा गया। मंत्रियों के समूह को तीर्थ कहा गया। सरकारी भूमि को सीता कहा गया। तो अलग अलग कुछ शब्दों का भी, टर्मोलॉजी जिसे कह सकते हैं, कुछ टर्म का प्रयोग किया गया है मौर्य काल में। तो 18 विभाग, 18 अमात्य, 18 विभाग का उल्लेख किया गया, जिसमें पुरोहित जो स्वयं उस पद पर चाणक्य मौजूद था, मंत्री, सेनाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, अंतपाल, कर्मांतिक, समाहर्ता इत्यादि उस काल के 18 जो है सो मंत्री हुआ करते थे। और एक विभाग में कई छोटे छोटे उप विभाग भी होता था। तो टोटल जो है विभाग तो 18 है, लेकिन 28 विभागाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। समाहर्ता आय व्यय का अधिकारी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। समाहर्ता है आय व्यय का अधिकारी। सन्निधाता कोषाध्यक्ष, खजांची,
अर्थात अभी उसको कह सकते हैं ट्रेजरी जो होती है, सरकार का ट्रेजरी होता है जिसमें धन को जमा रखा जाता है, तो ट्रेजरी का वो हेड होता था, तो कोषाध्यक्ष। ये दो मुख्य पदाधिकारी वर्ग में आते हैं। विभागाध्यक्ष में हम देखते हैं सीताध्यक्ष कृषि विभाग, सीताध्यक्ष कृषि विभाग। यहाँ तक वहाँ देखिए वेश्या का भी अलग विभाग होता था, गणिकाध्यक्ष, क्योंकि गणिका जो वेश्या होती थी उसमें कई तो वेश्या ही हुई और कई उसमें प्रशिक्षित गुप्तचर हुआ करती थी, क्योंकि महिला सबसे बेहतर गुप्तचर होती है। वो पुरुष से, महिला में इतनी कैपेसिटी होती है, वो पुरुष से गूढ़ बातों को भी वो आसानी से उगलवा सकती है, तो पुरुष को पूरी तरह उसको खंगाल सकती है। तो वहां पर महिला गुप्तचर के रूप में आज भी देखते बोलते हैं हनी ट्रैप बोलते हैं, जहाँ महिला को भेजा जाता है ताकि वो जो है सो उन अधिकारी से तमाम प्रकार की सूचना को प्राप्त कर सके। आज भी ये गतिविधियां होती हैं। तो तब इस बात को गुप्तचर इस बात को भली भांति समझते थे। आप जो पढ़ते हैं रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, सबसे पहला कोडिंग डिकोडिंग का उल्लेख है पुस्तक मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में कोडिंग डिकोडिंग का उल्लेख है कि गुप्तचर जो है कोड वर्ड में बात करते थे, उस कोड का डिकोड इस प्रकार से की जाती थी। तो कोडिंग डिकोडिंग का प्रथम उल्लेख हमें मौर्य काल में मिलता था कि किस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग में बात होती थी, राजा तक सूचना पहुंचता था, राजा उसकी सूचना और वहां पर बैठे अधिकारी उसको डिकोड करते थे और फिर उस पर अंजाम दिया जाता था। तो वहां पर 18 विभाग है, 28 विभागाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है, इसमें समाहर्ता और सन्निधाता बारंबार पूछा जाने वाला प्रश्न होता है। इस काल में गुप्तचरी व्यवस्था काफी सुदृढ़, काफी मजबूत थी। दो प्रकार के गुप्तचर, संस्था और संचार, संचार भ्रमणशील। अब आप समझ रहे हैं कि कोई साधु है, महात्मा है, हो सकता जो कि यात्रा करने दरमियान, या हो सकता है कि कोई कर्तव्य दिखलाने वाला, कला दिखलाने वाला सपेरा भी हो, तो वो सही प्रशिक्षित गुप्तचर था जो लगातार भ्रमण करते हुए कला के दौरान जो है सो राजा का कुछ उपमा देकर या राजा के बारे में कुछ बोलकर प्रतिक्रिया जान करके राजा को तमाम प्रकार की सूचना देता था। संस्था जो एक जगह बैठ करके, अभी भी देखिए आपने अभी अजीत डोभाल क्या पढ़ते हैं, पाकिस्तान में कभी रिक्शा चलाया तो कभी क्या काम किया, कभी क्या काम किया, तो वहाँ भी इस प्रकार का होता है। हो सकता है कि वह चाय का दुकान बेच रहा है, समझ रहे हैं कि चाय का दुकानदार है। अभी देखते क्या चाय की दुकान पर लंबी चौड़ी राजनीतिक गतिविधियां की चर्चा होती है, तो वह प्रशिक्षित गुप्तचर हुआ करता था जो राजा को तमाम प्रकार की सूचना। तो संस्था और संचार दो प्रकार की गुप्तचरी व्यवस्था का दौलम यहाँ ये था, तब कहा जाता था कि यदि पति पत्नी बंद कमरे में बात कर रहे हैं तो भी वह सूचना राजा तक पहुंच सकती है। इतना गुप्तचर के ऊपर क्रॉस गुप्तचरिंग होती थी, ताकि जो काम कर रहा है गुप्तचर वो सही से कर रहा है या नहीं। तो गुप्तचर को गुड़ पुरुष के नाम से जाना गया है। और न्याय प्रणाली तो काफी बेहतर थी। उस काल में दो प्रकार का न्याय, एक को बोलते हैं धर्म अस्थीय और दूसरा को बोलते हैं कंटक शोधन। जैसे धर्म अस्थीय अर्थात आज का बोलते हैं दीवानी न्यायालय, कंटक शोधन अर्थात फौजदारी न्यायालय। तो दो प्रकार का न्यायालय है। जैसे आज क्या होता है, देखिए न्यायालय में सबसे निचला ग्राम पंचायत का न्यायालय, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, बीच में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर जो है सो आपका हाई कोर्ट है। तो वहाँ भी देखिए सबसे नीचे न्यायालय जो था ग्रामीण न्यायालय, उसके बाद जनपद अर्थात जिला न्यायालय, द्रोणमुख न्यायालय अर्थात कमिश्नरी का न्यायालय, राजुक न्यायालय अर्थात जो है वह आपका कह सकते हैं कि प्रांत का न्यायालय हुआ करता था। महापात्र जो कि एक प्रकार का उसको राज्यों का समूह जैसे बोलते हैं अंतर्राज्यीय परिषद, उस प्रकार का था। राजा सर्वोच्च न्यायालय हुआ करता था। तो यहाँ पर जो है न्याय व्यवस्था का भी हम देखते हैं बड़ा ही बेहतर व्यवस्था था। धर्म अस्थीय और कंटक शोधन दो प्रकार का न्यायालय, गुरु पुरुष अर्थात संस्था और संचार दो प्रकार का गुप्तचर, 18 प्रकार का विभाग, 28 प्रकार का विभागाध्यक्ष। तो कितनी प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर थी। मौर्य काल में यदि हम देखते हैं कि पूरे प्रशासन को यदि हम देखा जाए तो मौर्य काल में हम पाते हैं कि उस वक्त 5 प्रांत में 5 जो है स्टेट में पूरा मौर्य प्रशासन बटा हुआ था। वो 5 स्टेट कौन कौन से थे? वो 5 स्टेट में हम देखते हैं, सबसे पहला चलिए उत्तरापथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला।
वर्तमान पाकिस्तान का बलूचिस्तान छे। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी अर्थात आज का दक्षिण भारत। तीसरा है अवंती उज्जैन अर्थात मध्य प्रदेश। चौथा है कलिंग उड़ीसा तोसली। और पांचवा को बोलते हैं पूर्वी देश या इसी को बोलते हैं केंद्रीय देश या इसी को बोलते हैं मध्य देश, जिसकी राजधानी थी वर्तमान पाटलिपुत्र, जहां से अभी पाटलिपुत्र के कुम्भरार से मौर्य के राजभवन की जानकारी, मौर्य के राजभवन का अवशेष प्राप्त हुआ है। मौर्य का राजभवन कितना बेहतर था कि मेगास्त्री तो खैर उसकी वर्णन करते करते अघाता नहीं है, उसके पास शब्द कम पड़ जाते हैं। दिखता है पाटलिपुत्र गंगा और सोन के संगम पर 9 मील लंबा, 1.5 मील चौड़ा, साल के लकड़ी से घिरा हुआ। इसकी 4 दीवारियां थी। मौर्य का राजभवन में 80 खंभों का टिका हुआ वो सभा भवन का काफी उसने उल्लेख किया है। सोने चांदी के तार के बेलबूटे से कढ़ाई किया हुआ लकड़ी का दीवार का उसने काफी। और उस भवन की क्या सुंदरता थी कि भवन बनने के लगभग 550 वर्ष के बाद पहला चीनी यात्री फाहियान भारत आता है, तब भवन 550-600 साल हो चुका था। उस भवन के ढहते हुए भवन के खंडहर को देखकर उसने बताया कैसा प्रतीत होता है इस भवन का निर्माण किसी देवता या किसी दानव ने किया होगा, क्योंकि मनुष्य के द्वारा तो ऐसा भवन का निर्माण करना असंभव है। जब 600 वर्ष के बाद भवन की ये स्थिति थी, जब भवन बना होगा तब सोच सकते हैं उसकी क्या रौनकता रही होगी। तो मौर्य काल में हम देखते हैं कि उस वक्त का सीताध्यक्ष, कृषि विभाग, गणिकाध्यक्ष, वेश्या विभाग, उस वक्त भी रुपया छापने का अलग से देखो वहां पर था। लक्षणाध्यक्ष मतलब आरबीआई गवर्नर जो मुद्रा को जारी करते थे। मुद्राध्यक्ष अर्थात जहां से रुपया आ सकता है तो वो खनन का क्षेत्र, जो खनन था प्राकृतिक रूप से माइंस का जो क्षेत्र था, उसके विभागाध्यक्ष को कहते थे मुद्राध्यक्ष। तो अलग अलग वहाँ विभागाध्यक्ष, यहाँ तक कि जो मांस मछली काटा जाता था उसका भी अलग विभाग से होता था, वहाँ बोला गया लूनाध्यक्ष, बुचरखाना विभाग का अध्यक्ष। तो तमाम जो आज की गतिविधियां देखते हैं वहाँ भी हम पाते हैं। मंत्री परिषद शब्द का भी प्रयोग किया है कौटिल्य ने, और लिखा है कि मंत्री परिषद मंत्रियों को उपधा परीक्षण अर्थात जांच पड़ताल के बाद नियुक्त किया जाना चाहिए। उसकी संख्या बहुत ज्यादा, 18 भी मंत्री का उल्लेख किया गया, तो उसकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं, न कि इतना ज्यादा ना हो कि निष्कर्ष भी लेना मुश्किल हो जाए, और उसकी संख्या इतना कम भी न हो कि सही तरीके से उस पर गहन विचार विमर्श करने के अवसर ही ना मिले। तो उसने मंत्री परिषद शब्द का भी प्रयोग किया है, उपधा परीक्षण जांच पड़ताल का प्रयोग किया है। ये तमाम जो है मौर्य प्रशासन में जो प्रत्येक प्रांत होते थे गवर्नर, उसमें राज परिवार के सदस्य होता था। पिता बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था। यह पूरी तरह एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी। आज का हमारा प्रशासन क्या है? विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तब था केंद्रीकरण। अर्थात मौर्य शासक पाटलिपुत्र में बैठकर जो निर्णय लेते थे वही निर्णय वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये पूरे भारत का जो क्षेत्र था, मौर्य काल में भारत ने उस ऐतिहासिक सीमा को प्राप्त किया जिस सीमा को प्राप्त करने के लिए अंग्रेज से लेकर मुगल तक तरसते रहे। दुनिया का एकमात्र देश भारत, इसकी सुस्पष्ट प्राकृतिक सीमा है। उत्तर में हिमालय, पश्चिमोत्तर में हिंदू कुश पर्वत, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्वोत्तर में आराकानी उमा की पहाड़ी। तो पूरी तरह प्राकृतिक वातावरण से घिरा हुआ तो मौर्य काल में इस सीमा को हमने प्राप्त कर लिया था। चलिए, तो मौर्य प्रशासन की महत्वपूर्ण जानकारी, परीक्षोपयोगी जानकारी जो बारंबार एग्जाम में पूछा जाता है, उम्मीद करते हैं ये पूरी तरह आपका कंसेप्ट को तैयार कर दिया होगा, आपकी समझ को बेहतर कर चुका होगा। और यदि ऐसा है तो पारितोषिक के तौर पर, गुरुदक्षिणा के तौर पर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बनता है विद्यार्थीगण। धन्यवाद।